Gather close, children of the night. It's time for tales after midnight. मैं शुभदीप सरकार, पिता का नाम शुभाशीष सरकार, माँ जयंती सरकार। मैं माँ पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरी एक बहन थी, जयता सरकार। 3 साल पहले मेरी बहन की मृत्यु हो गई। मैं माँ पिता के साथ नहीं रहता, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, अकेला। पापा ने वादा किया था कि मेरे 14वें जन्मदिन के दिन मुझे लेने आएंगे, मुझे हॉस्टल से छुट्टी दिलाकर घर ले जाएंगे। आज मेरा जन्मदिन है। पापा और माँ दोनों मुझे लेने आए हैं। मैं कमरे में अपनी चीजें समेट रहा हूँ। माँ मेरी मदद कर रही है। कमरे के बाहर खड़े होकर वार्डन से बात कर रहे हैं। आप पक्का हैं? उसे साथ ले ही जाएंगे? वार्डन ने कहा। देखिए, आखिर वो हमारा इकलौता बेटा है, उसे छोड़कर रह भी तो नहीं सकते। मैं तो फिर भी ऑफिस के काम में व्यस्त रहता हूं। उसकी मां के बारे में सोचिए, सारा दिन अकेली रहती है। वो तो सही है, लेकिन कुछ दिन और। खैर, जैसा आपको ठीक लगे। ये कहकर वार्डन चले गए। मां मेरी किताबें समेट रही थी। अचानक देखा कि उसने मेरी डायरी उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया और 2-3 पन्ने पलटते ही मां चिल्लाकर पापा को बुलाने लगी। अरे सुनो, जरा आकर देखो अपने बेटे की करतूत। मैंने सोचा दौड़कर डायरी छीन लूं, फिर समझ गया कि जो देखना था मां देख चुकी है। अब छीनने जाऊंगा तो उल्टा ही होगा। पापा लगभग दौड़ते हुए कमरे में आए। क्या हुआ? ये देखो, तुम्हारा बेटा दिन रात डायरी में ये सब लिख रहा है। लाल कपड़े से बंधी ये डायरी पापा ने ही मुझे खरीद कर दी थी पिछले जन्मदिन पर, यहाँ की रोज की बातें लिखने के लिए। लेकिन क्या मैं इसमें अपनी रिसर्च का काम नहीं लिख सकता? क्या पता पापा बहुत गंभीर होकर डायरी के पन्ने पलटने लगे। एक एक पन्ना पलटते जा रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे। करीब 10 पन्ने पलटकर बहुत धीमी आवाज में पूछा, ये सब क्या है बाबुन? मेरी रिसर्च का काम, मैंने गंभीर चेहरे से जवाब दिया। रिसर्च? तुम आजकल इन सब पर रिसर्च कर रहे हो? ये सब क्या है? ब्रह्म राक्षस, जटे बूढ़ी, कंधकाटा, घर देवती, प्रेतनी, ये सब कौन है? आप जानते हो पापा, बहुत अच्छी तरह जानते हो। ये सब अपदेवता हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तुम इन बेकार की बातों पर विश्वास करते हो, बिल्कुल बकवास कहानियां। कहानी नहीं पापा, ये सच में है, हमारे बीच ही, जैसे आप और मैं। ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है? पापा लगभग चिल्लाते हुए बोले। कहां से सीख रहे हो ये सब? किताबों से। हमें तो रोज 1 घंटा लाइब्रेरी में रहने की अनुमति मिलती है, और वहां बैठकर तुम ये सब पढ़ते हो? गुस्से में पापा की आवाज लगभग भर आई। मां ने पापा को रोक दिया। तुम इतना उत्तेजित मत हो, अब तो यह घर पर ही रहेगा। मैं देखती हूं क्या किया जा सकता है। देखो, डायरी को जमीन पर फेंकते हुए पापा बोले, तुम्हारी बात मानकर इसे यहां से ले जा रहा हूं, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। ये कहकर पापा कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस जमीन से डायरी उठाकर अपने बैग में रख ली। निकलते निकलते शाम हो गई। आज पापा खुद गाड़ी चला रहे हैं। पापा के पास मां बैठी है। मैं पीछे की सीट पर अकेला बैठा हूं। मां ने अपने हैंडबैग से एक केक निकालकर मेरे हाथ में देते हुए कहा, खा लो, घर पहुंचने में देर होगी। क्यों? थोड़ा लालटू काकू के घर चलेंगे। घर मतलब नया घर। उन्होंने बिराटी में एक नया घर खरीदा है। अब वे हावड़ा में नहीं रहते। काफी दिनों से हमें बुला रहे थे, लेकिन जाना हो नहीं पा रहा था। तुम्हारे पापा ने कहा, आज जब रास्ते से ही गुजर रहे हैं तो एक बार घूमते हुए ही चलें। ज्यादा देर नहीं, बस 1 घंटा रहेंगे। वापसी में बारासात और मध्यम ग्राम में बहुत अच्छे दुकान हैं, वहीं डिनर कर लेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। गाड़ी एयरपोर्ट के पास से गुजर रही थी। बाहर देखा तो शाम उतरने लगी थी। मैं बहुत दिनों बाद इस तरह शाम होते देख रहा था। हॉस्टल में तो शाम होने से पहले ही अपने अपने कमरे में चले जाना पड़ता है। मेरे कमरे की खिड़की से आसमान दिखाई नहीं देता था। आसमान पहले नारंगी हुआ, फिर गुलाबी, और उसके बाद एक अजीब सा धूसर रंग ले लिया। सभी गाड़ियां धीरे धीरे अपनी हेडलाइट जला रही थीं।
बिराटी ब्रिज के पास से पापा ने गाड़ी मोड़कर दूसरी सड़क पकड़ ली। इधर की सड़क काफी टूटी हुई थी, ऊबड़ खाबड़। थोड़ी दूर जाने के बाद दाएं फिर बाएं मुड़ते हुए गाड़ी एक संकरी गली में घुस गई। तुम्हें उनका घर पता है? माँ ने पूछा। हाँ, पहले एक बार लालटू के साथ आया था घर देखने, तब भी उसने खरीदा नहीं था। 3-4 साल से घर खाली पड़ा था, कोई खरीद ही नहीं रहा था। उसे तो लगभग पानी के दाम में मिल गया, वरना इस पोजीशन में इतना सस्ता मुमकिन है? कोई खरीद क्यों नहीं रहा था? अरे, लोगों के अंधविश्वास समझती नहीं हो। कहते हैं कि इस घर में कोई मर गया था, तब से इस घर में। पापा आगे कुछ कहने ही वाले थे, फिर अचानक चुप हो गए। उन्हें याद आ गया कि मैं पीछे बैठा हूं। माँ ने भी फिर कुछ नहीं पूछा। गाड़ी आकर एक पुराने से घर के सामने रुक गई। 2 मंजिला घर, नया रंग करवाने के लिए दीवारों को घिसा गया था। घर के सामने छोटा सा बरामदा, कुछ जंगली पेड़ पौधे इधर उधर उगे हुए थे। गाड़ी से उतरते ही समझ में आया कि कितनी उमस भरी गर्मी है। इतनी देर एसी में होने की वजह से पता ही नहीं चला था। लालटू काकू घर के सामने ही मिस्त्रियों से बात कर रहे थे। हमें देखते ही मुस्कुराते हुए आगे आए। क्या बात है मास्टर शुभदीप, कितने दिनों बाद देखा तुम्हें। अब तो मास्टर नहीं, मिस्टर कहना पड़ेगा। आओ आओ, अंदर आओ, तुम्हारी काकी कब से इंतजार कर रही है। घर की सीमा के अंदर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी घेरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर मुझे देख रहा हो। घर के अंदर जाने के बाद यह एहसास और बढ़ गया। बाहर इतनी गर्मी, लेकिन अंदर काफी ठंड थी, एक अजीब सी चुभने वाली ठंड। पापा तो कह ही बैठे, तुम्हारे घर के अंदर तो बहुत ठंड है, एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। असल में घर बहुत पुराना है, दीवारें बहुत मोटी हैं, छत पर लकड़ी के बीम देख रहे हो ना, और एसी क्या बोल रहे हो, रात के आखिर में तो चादर ओढ़नी पड़ती है। मुस्कुराते हुए ऊपर से नीचे आई लालटू काकू की पत्नी। उन्होंने हमारा हाथ पकड़कर ऊपर ले गई। तुम ही शुभदीप हो? तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आज मुलाकात हुई। काकू की शादी को लगभग 2 साल हुए हैं। मैं शादी में आ नहीं पाया था। काकी से मेरी ये पहली मुलाकात थी। ऊपर की मंजिल पर ठंड अजीब तरीके से और ज्यादा थी। ऐसा होना नहीं चाहिए, आमतौर पर नीचे का हिस्सा ज्यादा ठंडा होता है। और एक अजीब सी गंध पूरी दूसरी मंजिल में फैली हुई, सीलन भरी, दम घोटने वाली। दूसरी मंजिल पर ही ड्राइंग रूम था। पापा और माँ सोफे पर बैठ गए। मैंने एक मूढ़ा खींचकर बैठ किया। काकी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही हूं। उन्होंने मुझसे एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू किए। मुझे क्या पसंद है, मेरी हॉबी क्या है, मेरे दोस्त हैं या नहीं। मैं बस हाँ ना में जवाब देता रहा। एक नौकर नाश्ता लेकर आया, मछली का पैटिस और केक। पैटिस अजीब तरह से ठंडा था और उसमें एक सीलन भरी गंध थी। 2 कौर खाने के बाद मैंने उसे अलग रख दिया। पापा और बाकी सब तो आराम से खा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। अब घर दिखाने की बारी आई। काकू के बेडरूम के पास वाला कमरा बंद था। माँ ने जैसे ही पूछा, काकी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पता चला उस कमरे में पहले मालिक की पत्नी रहती थी। एक बार दिवाली की रात उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उस समय डॉक्टर मिलना मुश्किल था। सारी व्यवस्था होने से पहले ही उसी कमरे में उस महिला की मृत्यु हो गई। उसका नाम था नेहा गुप्ता, बिहारी, बनिया। ये सुनकर मैं सचमुच चौंक गया। दिवाली की रात सभी प्रेत नरक से पृथ्वी पर आते हैं, मैंने पढ़ा है। उस रात अगर कोई सुहागिन महिला पहले बच्चे के जन्म के समय गर्भावस्था में ही मर जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। गया में पिंडदान करने से भी नहीं, वो प्रेतिनी बनकर उसी कमरे में अटक जाती है। हालांकि ज्यादा दिन नहीं, कभी कभी उसे भूख लगती है। तब अगर कोई जिंदा इंसान उस कमरे में घुस जाए तो वो प्रेतिनी उसे अपना वाहन बना लेती है और उसकी आत्मा को धीरे धीरे चूसकर खाती रहती है, जब तक वो इंसान सूख कर मर ना जाए। मैं ये सब जानता हूं। पापा ने मेरी तरफ देखकर ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। पता नहीं मुझे डर से निकालने के लिए या नहीं, पापा अचानक बोले, मैं वो कमरा देखूंगा। काकी झिझकते हुए काकू की तरफ देखने लगी। काकू बार बार पापा से कहने लगे, छोड़ना, यही कमरा देखना जरूरी है क्या? क्या जरूरत है? लेकिन पापा जिद करने लगे। आखिरकार काकू बोले, ठीक है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ, लेकिन हम में से कोई अंदर नहीं जाएगा, तुम अकेले जाओ। पापा बोले, मैं भी जाऊंगा और बाबुन भी जाएगा। इसके दिमाग से ये सब पागलपन निकालना होगा। माँ ने कई बार मना किया, लेकिन पापा नहीं माने।
काकू ने दरवाजा खोल दिया और पापा ने मेरा कॉलर पकड़कर लगभग घसीटते हुए मुझे कमरे के अंदर ले गए। मैं अंदर जाना नहीं चाहता था। कमरे के अंदर इतनी ठंड थी जैसे एसी चल रहा हो। वही सीलन भरी गंध सांस लेना मुश्किल कर रही थी। पापा ने अंधेरे में टटोलकर बल्ब का स्विच ऑन किया। कमरा खाली था, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक दीवार पर एक दुबली सी फीके चेहरे वाली औरत की तस्वीर टंगी थी। उस पर मोटी धूल जमी थी। बिल्कुल अच्छा कमरा है, इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? यहाँ एक खाट लगा देना, अगली बार जब आऊंगा तो इसी कमरे में सोऊंगा बाबुन के साथ। क्या कहते हो बाबुन? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लग रहा था जैसे मेरा सिर घूम रहा है और मैं गिर जाऊंगा। पापा हंसते हुए बातें करते जा रहे थे, लेकिन एक भी शब्द मेरे कानों में नहीं जा रहा था। करीब 1 घंटा और रुकने के बाद हम घर की ओर निकल पड़े। सीढ़ियां उतरते समय मैंने सुना लालटू काकू पापा से कह रहे थे, इतना भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, लड़का बिल्कुल चुप हो गया है। पापा ने हाथ हिलाकर कहा, अरे छोड़ो, सड़क पर जाम था। 12-7 पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए। पापा बोले, यहीं कहीं खाना खा लेते हैं। उन्होंने मौचाक के सामने गाड़ी रोक दी। मुझे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन पापा के जोर देने पर मैंने 1 पीस चिकन और थोड़ा चावल खाया। लेकिन हर चीज में वही सीलन भरी गंध थी। मैंने माँ से कहा। माँ बोली, सब ठीक है। जब हम 10 बजे खाना खाकर निकले तो आसमान बादलों से ढका हुआ था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। काजीपाड़ा तक सड़क पर कुछ ट्रक और प्राइवेट कार दिखाई दे रही थी, लेकिन रेलवे गेट पार करने के बाद सड़क बिल्कुल खाली। पापा भी हैरान थे। इस समय यशोर रोड पर काफी ट्रक होते हैं, लेकिन आज एक भी नहीं। मैं खिड़की से सिर टिकाकर बैठा था। दोनों तरफ खेत थे, धान के खेत। कहीं कहीं घरों में टिमटिमाती रोशनी। किसी वजह से इस इलाके में लोड शेडिंग थी। सड़क के एक भी लैंप पोस्ट में रोशनी नहीं थी। धीरे धीरे मेरी आंखें अंधेरे की आदत डालने लगी। अचानक मुझे लगा जैसे अंधेरा गाड़ी के पास ही जम रहा है, जैसे कोई स्थिर धुएं का गुबार गाड़ी के साथ साथ चल रहा हो। मैं खिड़की से नजर हटा नहीं पा रहा था। पहले मुझे लगा 2 लंबे बांस हैं, लेकिन ध्यान से देखा तो ऐसा नहीं था। थोड़ी दूर पर 2 रोएदार पैर। उसकी कमर हमारी गाड़ी के छत को छू रही थी। ऊपर क्या है मैं देख नहीं पा रहा था और देखना भी नहीं चाहता था। गाड़ी की टूटी फूटी पीली रोशनी में मैं बस इतना समझ पाया, उन 2 विशाल पैरों का मालिक हमारी गाड़ी के साथ साथ उसी गति से चल रहा था और उसके पैरों की एड़ियां पूरी तरह उल्टी थीं। मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि पापा ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। गाड़ी रुकते ही माँ आगे की तरफ गिर पड़ी। क्या हुआ बाबुन? ऐसे अजीब तरीके से क्यों चिल्लाए? पापा ने पूछा। माँ अभी तक संभल नहीं पाई थी। वो बस मेरी तरफ टुकुर टुकुर देख रही थी। इन लोगों को कुछ बताना बेकार था, ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। मैंने झूठ बोल दिया। मैं सो गया था, एक सपना देखा और डर कर चिल्ला उठा। पापा कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी समय हमारी कार के शीशे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। पापा ने जैसे ही शीशा नीचे किया, पूरी कार उस सीलन भरी सड़ी हुई गंध से भर गई। ठीक वही गंध जो मुझे लालटू काकू के घर में महसूस हुई थी। एक औरत थी, बिहारी, टूटी फूटी बंगाली में बोली, उसे हावड़ा जाना है, कोई बस नहीं मिल रही, अगर थोड़ा आगे छोड़ दें तो। मैं बार बार सिर हिलाकर पापा को मना करता रहा, लेकिन पापा कब किसी की सुनते हैं। पापा हमेशा अपने ही हिसाब से चलते हैं। बाहर बारिश तेज हो रही थी। पापा मुस्कुराए और पीछे का दरवाजा खोलकर बोले, आ जाइए। वो औरत आकर मेरे बगल में बैठ गई। कार चलने लगी। कार के अंदर एक हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। उस औरत के सिर पर घूंघट था। उसने साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसकी उम्र का अंदाज लगाना मुश्किल था। मैं उसे तिरछी नजर से देख रहा था। बार बार कोशिश करने पर भी उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार घूंघट थोड़ा सा हटा और उसका चेहरा देखकर मैं सन्न रह गया। क्या किसी इंसान का चेहरा ऐसा हो सकता है? वो चेहरा दरअसल कोई चेहरा था ही नहीं, जैसे मांस का एक ढेला, जिसमें ना आंखें थीं, ना नाक, ना कान, ना होंठ। मेरी नजर उसके हाथ पर गई, जो साड़ी से बाहर निकला हुआ था। काला, पतला, लकड़ी जैसा हाथ, सिकड़ा हुआ,
जैसे उसका सारा रस किसी ने चूस लिया हो। उसकी उंगलियां टेढ़ी थीं और उनके सिरे पर कड़े मुड़े हुए नाखून। माँ का सिर एक तरफ झुक गया था। गाड़ी चलते ही माँ को हमेशा नींद आ जाती है। पापा आराम से गाड़ी चला रहे थे और गुनगुना रहे थे। अब उस औरत की उंगलियां हिलने लगी। वो अपने प्लास्टिक के बैग में कुछ ढूंढ रही थी। कार की धुंधली रोशनी में मैंने देखा उसने बैग से एक छोटे बच्चे का कटा हुआ हाथ निकाला। फिर उसने वो हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस कटे हुए हिस्से से अब भी खून टपक रहा था। प्रेतनी हमारा पीछा करते हुए यहां तक आ गई थी। एक झटके में मैंने देखा पापा दूसरी तरफ का दरवाजा लॉक करना भूल गए थे। मैंने दिमाग ठंडा रखा, अपने दरवाजे से पीठ टिकाकर पूरी ताकत से दूसरे दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। उस प्रेतनी को कुछ समझने से पहले ही वो सड़क पर जा गिरी और ठीक उसी समय सामने से एक बड़ा 10 पहियों वाला ट्रक आया और उसके शरीर के ऊपर से गुजर गया। पापा ने तुरंत गाड़ी रोक दी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पापा और ट्रक का ड्राइवर दोनों काफी देर तक उस कुचले हुए शरीर को देखते रहे। फिर पापा वापस आए और बहुत शांत होकर मुझसे पूछा, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने सब बता दिया। लालटू काकू का घर, प्रेतनी की कहानी और वो विशाल उल्टे पैरों वाला साया, सब कुछ। पापा ने मुझे डांटा नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बस गाड़ी घुमाई और वापस हॉस्टल की तरफ चल पड़े। अब मैं हॉस्टल में अपने कमरे में बैठा हूं। बाहर मां के रोने की आवाज आ रही है। पापा और वार्डन बात कर रहे हैं। उनके साथ मेरे डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर सेन। डॉक्टर सेन कह रहे थे, मेरी गलती हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज असल में कभी ठीक नहीं होता। इसका मतलब हैलुसिनेशन अभी भी चल रहा है। मैंने सोचा था इन 3 सालों में, और उधर आप भी उसे असाइलम से घर ले जाने की जिद कर रहे थे। मुझे नींद आ रही थी। थोड़ी देर पहले डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन दिया था। गहरी नींद में जाने से पहले मैंने वार्डन को कहते सुना, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था सर, जो लड़का 11 साल की उम्र में अपनी ही बहन का गला दबाकर हत्या कर सकता है,